योगी 2.0 मंत्रिमंडल हुआ दिल्ली में फाइनल। सूत्रों के अनुसार 3 उप मुख्यमंत्री बनाने पर सहमति बनी। सूत्रों के मुताबिक यूपी में कुल 62 मंत्री लेंगे शपथ। 28 कैबिनेट मंत्री, 11 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 23 राज्य मंत्री लेंगे शपथ। औपचारिक घोषणा और शपथ ग्रहण के समय की जल्द घोषणा होगी। यूपी की योगी सरकार में इस बार 3 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बेबी रानी मौर्य, AK शर्मा और असीम अरुण को उप मुख्यमंत्री बनाने पर सहमति बनी। बेबी रानी मौर्य पहले उपराज्यपाल थी उत्तराखंड की और चुनाव के लिए उन्हें यूपी बुलाया गया था। असीम अरुण पूर्व IPS हैं और AK शर्मा को PM मोदी का करीबी माना जाता है। उत्तर प्रदेश संभावित मंत्रियों के नाम सामने आए और नए चेहरों को योगी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक 1 दर्जन से ज्यादा नए चेहरे होंगे। श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थनाथ सिंह, सुरेश खन्ना के अलावा राजेश्वर सिंह, दयाशंकर सिंह और सूर्य प्रताप शाही को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। तो योगी सरकार ने नोएडा के विधायक पंकज सिंह, नंदकिशोर गुर्जर, जितिन प्रसाद और नीलकंठ तिवारी मंत्री बनाए जाएंगे। वहीं रायबरेली से विधायक बनी अदिति सिंह और मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव भी योगी 2.0 में मंत्री बनाए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक आशुतोष टंडन, मोहसिन रजा, अनिल राजभर और संदीप सिंह भी मंत्री बनेंगे। वहीं सिराथू से चुनाव हारने वाले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को संगठन में भेजने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा को वापस बीजेपी संगठन में भेजा जाएगा। डॉक्टर महेंद्र सिंह भी संगठन में वापस भेजे जाएंगे। विधानसभा चुनाव में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत 11 मंत्री चुनाव हारे हैं। यूपी कैबिनेट को लेकर दिल्ली में मंथन किया गया और होली के बाद होना है योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण। दिल्ली में यूपी सरकार के मंत्रियों को लेकर चर्चा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में अगली सरकार के कैबिनेट की पूरा खाका तैयार किया गया है और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान से सीएम योगी मिले। कल PM मोदी और अमित शाह से मिले थे योगी। 4 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद बीजेपी संसदीय दल की बैठक कल होगी। इस बैठक में PM मोदी को सम्मानित किया जाएगा और बीजेपी ने अपने सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों से बैठक में उपस्थित रहने को कहा है। बीजेपी इसमें 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा करेगी। अनुराग ठाकुर ने चुनाव में हार को लेकर कांग्रेस पर तंज किया। कहा, हारना सीखना है तो कांग्रेस से सीखें। कांग्रेस से सीखना चाहिए कि चुनाव हारते कैसे हैं। किसी भी राज्य में विरोधी लहर भाजपा के खिलाफ नहीं है। मुख्यमंत्रियों की साफ छवि और अच्छे कामों के चलते बीजेपी जीती। उत्तराखंड में सीएम चेहरे के मंथन के बीच केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, हार के लिए कांग्रेस पार्टी कितना भी मंथन करे, वो परिवारवाद से बाहर नहीं निकल सकती। कांग्रेस राजा महाराजाओं और रजवाड़ा है और कांग्रेस को इससे बाहर नहीं निकलना है। जनता ने कांग्रेस को बाहर करने का मन बना लिया है। यूपी में करारी हार के बाद RJD ने अपने सभी यूनिट्स को भंग किया। RLD ने ट्वीट कर बताया, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी के निर्देश के मुताबिक राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश के प्रदेश, क्षेत्रीय और जिला व सभी फ्रंटल संगठनों को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है। 21 मार्च को जयंत के विधायकों की बैठक बुलाई गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए अखिलेश यादव छोड़ सकते हैं करहल सीट। फाजिल नगर से चुनाव हारे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और कल अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच बंद कमरे में मुलाकात हुई थी। माना जा रहा है कि चुनाव की हार की वजह से समीक्षा की गई। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने PM मोदी की तारीफ की। 4 राज्यों में मिली बीजेपी की जीत का क्रेडिट थरूर ने PM मोदी को दिया। PM मोदी को शशि थरूर ने बताया डायनामिक व्यक्ति। कहा, PM ने बहुत कुछ ऐसा किया है जो राजनीतिक नजरिए से काफी अहम देखने को मिलता है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब से आई है बड़ी खबर। भगवंत मान के शपथ ग्रहण समारोह में कोई भी VVIP गेस्ट नहीं होगा। दिल्ली की ही तरह पंजाब में भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए आम आदमी पार्टी ने किसी भी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री या किसी भी पार्टी के बड़े नेता को निमंत्रण नहीं दिया है। शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। पंजाब में भगवंत मान के शपथ ग्रहण को लेकर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया। केजरीवाल ने लोगों को शपथ ग्रहण में आने को कहा। पंजाब फिर से रंगला पंजाब बनेगा। सरदार भगत सिंह के सपने को साकार किया जाएगा। 16 तारीख को मेरे छोटे भाई भगवंत मान के साथ पूरा पंजाब शपथ लेगा। पंजाब के लोगों के साथ मैं भी कार्यक्रम में शामिल होऊंगा। सीएम पद की शपथ लेने से पहले भगवंत मान ने सांसद पद से इस्तीफा दिया। मान ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपा। इस्तीफे से पहले भगवंत मान ने कहा, मैं लोकसभा को बहुत मिस करूंगा, लेकिन अब पंजाब के लोगों की सेवा करने का वक्त है, अब उसे निभाएंगे। बता दें कि भगवंत मान संगरूर से सांसद हैं और 16 मार्च को पंजाब के सीएम पद की शपथ लेंगे। शुरू हुआ बजट सत्र का दूसरा चरण। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू हो गई और PM मोदी के सदन में आते ही बीजेपी सांसदों ने मेज थपथपाकर जबरदस्त स्वागत किया। लगाए मोदी मोदी के नारे और आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश किया। इस बजट सत्र में विपक्ष सरकार को बढ़ती बेरोजगारी, युद्धग्रस्त यूक्रेन समेत कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर सकता है।
दिल्ली नगर निगम चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे आप कार्यकर्ता। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय का घेराव किया। आप कार्यकर्ता बोले चुनाव आयोग को डरा धमकाकर दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 को टाला जा रहा है, जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं। वहीं कुछ कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि आपकी लोकप्रियता से बीजेपी डर गई है। महाराष्ट्र में बीजेपी के प्रदेश सचिव नीतेश राणे ने संजय राउत पर निशाना साधा। नीतेश राणे बोले शरद पवार के आदमी है संजय राउत। नीतेश राणे ने यह भी कहा कि एक दिन शिवसेना को खत्म करके ही दम लेंगे संजय राउत। राणे ने कहा शिवसेना को खत्म करके एनसीपी से सांसद बनेंगे राउत। बिहार विधानसभा में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्पीकर पर भड़क उठे। सीएम और स्पीकर विजय कुमार सिन्हा में नोकझोंक के हालात बन गए। करीबी की गिरफ्तारी से नाराज स्पीकर। सदन में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल जवाब के दौरान नीतीश कुमार स्पीकर पर भड़क उठे और कहा नीतीश ने स्पीकर के सदन चलाने के तरीके पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो गलत कर रहे हैं। देश में 16 मार्च से शुरू हो जाएगा 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बच्चों के टीकाकरण की घोषणा की। मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करके कहा बच्चे सुरक्षित तो देश सुरक्षित। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा 60+ आयु के सभी लोग अब प्रिकॉशन डोज लगा पाएंगे। लोग जल्द से जल्द अपने बच्चों का टीकाकरण कराएं। कोविड से हुई मौत के मामले में मुआवजे के लिए झूठे दावों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हमने पीड़ित परिवारों को मुआवजे का आदेश दिया था तब कल्पना भी नहीं की थी कि इसके लिए लोग झूठे दावे भी करेंगे। हमने कभी नहीं सोचा था कि इस योजना का दुरुपयोग किया जा सकता है। सॉलिसिटर जनरल के कैग से ऑडिट के सुझाव पर कोर्ट ने केंद्र के हलफनामा दाखिल करने को कहा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2503 केस दर्ज। 27 लोगों की कोरोना से हुई मौत। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस घटकर 36,168 हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 4,377 लोग ठीक हुए हैं। देश की मातृ मृत्यु अनुपात दर सुधरी है। साल 2017 से 2019 के बीच मातृ मृत्यु अनुपात दर सुधरकर प्रति 1,103 रह गई है। यानी अब बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु कम हो रही है। और आंकड़ों के मुताबिक असम, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बेहतरीन सुधार के बावजूद सबसे ज्यादा MMR वाले राज्य बने हुए हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर में भीषण सड़क हादसा। ट्रक और ट्रैक्टर की भिड़ंत में 4 लोगों की मौत, 25 लोग घायल। हादसे के वक्त ट्रैक्टर की ट्रॉली में करीब 22 लोग सवार थे। पांडुरंग के दर्शन के लिए जा रहे थे श्रद्धालु और बताया जा रहा है कि टायर फटने से यह हादसा हुआ। घायलों का इलाज जारी है। 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 19वां दिन। देर रात खार्किव पर हुई भारी गोलाबारी का वीडियो सामने आया और इसके अलावा रूस ने मारियापोल, खेरसोन, इरपिन समेत कई देशों में भारी बमबारी की है, जिसमें यूक्रेन में भारी तबाही मची है। वहीं लगातार यूक्रेन के कई शहरों में हवाई हमले के खतरे के लगातार सायरन बज रहे हैं। लवीव शहर में मिलिट्री बेस पर रूसी हमला हुआ है। हमले में 35 लोगों की मौत, 134 घायल हुए हैं। यावोरिव मिलिट्री कैंप पर हमला हुआ। पोलैंड बॉर्डर के करीब है यावोरिव मिलिट्री कैंप। रूस ने क्रूज मिसाइल से हमला। पोलैंड बॉर्डर के पास रूस का यह अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। रूसी सेना ने चेरनिहिव में एक रिहायशी बिल्डिंग को निशाना बनाया। हमले में बिल्डिंग को खासा नुकसान हुआ। रॉकेट अटैक के बाद बिल्डिंग में आग लग गई। बचाव कर्मियों ने मशक्कत के बाद फंसे हुए लोगों को निकाला। रूस यूक्रेन के बीच सुलह के लिए चौथे दौर की बातचीत जारी। दोनों देशों के बीच बातचीत के बारे में जेलेंस्की के मुख्य सलाहकार ने जानकारी दी थी। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन में हो चुकी है 3 दौर की मुलाकात। तीनों दौर की बातचीत में मानव कॉरिडोर बनाने के अलावा कोई हल नहीं निकला। इरपिन में रूसी हमले में एक अमेरिकी पत्रकार की मौत हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के पूर्व पत्रकार ब्रेंट रेनॉल्ड अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर भी थे। रूसी सेना की गोलाबारी में रेनॉल्ड के मित्र जोआन ऑरेंडो जख्मी हुए और न्यूयॉर्क टाइम्स ने पूर्व पत्रकार की मौत की पुष्टि की। 51 साल के ब्रेंट रेनॉल्ड को गर्दन में गोली मारी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी पत्रकार की मौत पर तीखी प्रतिक्रिया दी। बाइडेन ने रूस को 2 टूक की धमकी दी। यूक्रेन युद्ध में कोई अमेरिकी नागरिक हताहत हुआ तो अमेरिका इसे खुद पर हमला मानेगा। रूस यूक्रेन युद्ध में हो सकती है चीन की एंट्री। रूस ने युद्ध में चीन को मदद करने को कहा। रूस ने चीन से सैन्य उपकरणों की मांग की। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सैन्य अधिकारी की ओर से यह दावा किया गया है कि रूस ने सैन्य के अलावा ड्रोन की मदद से चीन से मदद मांगी है। और रूस को चीनी मदद की खबर से भड़का अमेरिका। चीन को अमेरिका ने चेतावनी दी। कहा रूस की मदद करने पर चीन को अंजाम भुगतना होगा। वहीं अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि चीन रूसी सेना द्वारा यूक्रेनियन पर रासायनिक हथियारों से हमले के लिए कवर प्रदान करने का प्रयास कर रहा था। चीन से रूस की मदद मांगने के बीच बड़ी बैठक। रोम में आज अमेरिका और चीन की हाई लेवल बैठक होगी। अमेरिका के NSA और चीन के टॉप अधिकारी इस मीटिंग में शामिल होंगे। चीन की तरफ से यांग चेई बैठक में हिस्सा लेंगे और यांग चेई कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो मेंबर हैं।
नेटो देशों को बाइडेन ने दिया भरोसा, नेटो की 1 इंच जमीन की भी सुरक्षा की जाएगी। मिलिट्री बेस पर अटैक का पेंटागन का बयान, रूस ने बढ़ाया हवाई हमलों का दायरा, नेटो के हर क्षेत्र में सुरक्षा की जाएगी। अमेरिका ने यूक्रेन के 1500 करोड़ के अतिरिक्त हथियार देने का प्लान ऐलान किया है और अमेरिका एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी यूक्रेन को देगा। रूसी विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने कहा, रूसी सेना हथियार देने वाले काफिले को निशाना बनाएगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान सामने आया, ग्रीन कॉरिडोर से निकाले गए करीब 13,000 लोग। जेलेंस्की का बयान कि आज मारियापोल पहुंचेगी दवाइयां और मदद, रूट की समस्या की वजह से देरी हो रही है। मोल्डोवा यूक्रेन सीमा पर यूक्रेन से भाग रहे लोगों की लंबी कतारें, कई देशों के लोग साथ नजर आए। मोल्डोवा में -3 डिग्री तापमान, बच्चे और व्हीलचेयर पर बुजुर्ग कतार में इंतजार करने को मजबूर। यूक्रेन से आ रहे लोगों की मदद के लिए सीमा पर पहुंच रहे लोग और अब तक करीब 3 लाख लोग मोल्डोवा होकर दूसरे देश गए हैं। रूस यूक्रेन के जारी जंग के बीच भारत का बड़ा फैसला, अपना दूतावास यूक्रेन से पोलैंड शिफ्ट करने का फैसला लिया गया। पश्चिम यूक्रेन में बिगड़ती सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर दूतावास अस्थायी तौर पर पोलैंड शिफ्ट कर दिया गया। पाकिस्तान में भारतीय मिसाइल गिरने पर इमरान खान ने गीदड़ भभकी दी, कहा भारत को जवाब दे सकते थे लेकिन पाकिस्तान ने संयम बरता। 9 मार्च को एक हथियार रहित भारतीय सुपरसोनिक मिसाइल तकनीकी गड़बड़ी के चलते पाकिस्तानी क्षेत्र में चली गई थी और यह मिसाइल एक कोल्ड स्टोर पर जा गिरी थी। चीन में कोरोना की नई लहर की दहशत, चीन में लहर के बाद लाखों लोग लॉकडाउन, 3 शहरों में बड़ी सख्ती और चीन के शेंजन में लॉकडाउन लगा दिया गया है। शंघाई में भी स्कूलों को बंद किया गया है। चीन में मेट्रो और बस सर्विसेज रोकी गई हैं। अधिकारियों ने कहा, कोरोना को लेकर हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है।